नमस्कार दोस्तों, एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5 की विविध प्रश्नावली करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक मैट्रिक्स हमको दिया गया है जो इस तरह से है। इसका हमको प्रतिलोम यानी कि ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको मोड ए यानी कि ए का सारणिक मान ज्ञात करना होगा। जो क्या आएगा 3 इंटू 1 3 और प्लस 2 यानी कि कितना आएगा 5 आएगा। या मोड ए कितना आ रहा है 5 डज नॉट इक्वल टू 0 या ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है। उसके बाद अवयव ए के अवयवों के उपसारणिक निकालने होंगे। हम डायरेक्ट सहखंड ज्ञात कर रहे हैं। सहखंड F11 क्या हो जाएगा, ये A11 है, इसके सामने वाला F11 यानी कि 3 का क्या हो जाएगा 3 ही रहेगा। F12 ये वाला एलिमेंट, इसके सामने वाला क्या है 2 है, 2 का क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। चूंकि 2 और 1 3 क्या है ओड है। F21 ये वाला एलिमेंट, इसके सामने वाला -1 है जो कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। F22 ये वाला एलिमेंट, इसके सामने वाला क्या है 1 है। उसके बाद क्या लिखना है अवयव ए के का सहखंडज अवयव एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा F11 का मान 3 12 का मान -2 1 और 1 का ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त कर देंगे 3 -2 1 1। ये हमारा क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। यहां से अवयव ए का प्रतिलोम अवयव या व्युत्क्रम अवयव ए इनवर्स क्या होता है 1/mod a डॉट एडजॉइंट ए यानी कि 1/, क्या है 5। मोड ए का मान कितना है 5, एडजॉइंट ए 3 1 -2 1। ये हमारा दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स आएगा यानी कि ए इनवर्स का मान आएगा। दूसरा क्वेश्चन, यहां पर भी हमको एक मैट्रिक्स दिया गया है जो 3 क्रम का है, जिसकी कोटि 3 है और इसमें भी हमसे ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका सारणिक मान यानी कि मोड ऑफ ए ज्ञात करेंगे। प्रसरण कर रहा हूं R1 के अनुदिश। पहला है 0, उसके बाद -1, इसको यहां से इस तरह से दबाएंगे तो क्या बचेगा 0 -1। लास्ट है +1, क्या आएगा 1 -0, अर्थात यहां से क्या आएगा +1 और +1 यानी कि क्या जाएगा +2 आएगा। डज नॉट इक्वल टू 0 या ए इनवर्स का अस्तित्व है या ए इनवर्स विद्यमान है। ए इनवर्स विद्यमान है। उसके बाद क्या करेंगे अवयव ए मैट्रिक्स जो ए है उसके प्रत्येक अवयव के क्या ज्ञात करने हैं, सहखंड ज्ञात करेंगे। सहखंड F11 का मान ज्ञात कर रहा हूं। यहां से F11 का मान कितना आएगा 0 -1 यानी कि माइनस का 1 आएगा। F11 का मान कितना आएगा 0 -1 यानी कि -1। F12 इज इक्वल टू क्या होगा, F12 यहाँ पर देख लो ये भी -1 है
तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। एफ 13 का मान क्या हो जाएगा, 1, 1 का 1 ही रहेगा, चूंकि 3 और 1 4 क्या है, इवन है। उसके बाद एफ 21 का मान ज्ञात करेंगे। इस तरह से एफ 21 का मान 1 आएगा, 22 का मान -1 आएगा। इसी तरह से लास्ट जो है एफ 33 का मान यानी कि ए 33 का सहखंड एफ 33 क्या आएगा, लास्ट में -1 आएगा। उसके बाद काम क्या है हमारा, सहखंडज अवयव। किसका सहखंडज अवयव है ये, मैट्रिक्स ए का। इसको क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होगा, -1 1 और 1 1 -1 1 और 1 1 -1 का ट्रांसपोज परिवर्त करेंगे। -1 1 1 को इस तरह से लिख दिया, इसका ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा, यानी कि ये क्या आएगा हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद लास्ट में क्या है, अवयव ए का प्रतिलोम अवयव। अवयव ए का प्रतिलोम अवयव अर्थात ए इनवर्स, जिसका फॉर्मूला हमारा ये होता है, मान रखेंगे मोड ए का जो मान है वो कितना है, 2 है, और एडजॉइंट ए हमने ज्ञात कर लिया, जिसका मान कुछ इस तरह से है। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा ए का प्रतिलोम यानी कि ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3, दिया गया आगे एक मैट्रिक्स दिया गया है और साथ में एक शर्त दी गई है, कंडीशन की जो मैट्रिक्स ए हमको दे रखा है वो एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है। अव्युत्क्रमणीय अवयव की क्या कंडीशन होती है कि उसका सारणिक मान किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। परिभाषाओं में लिखवाया था कि यदि किसी सारणिक का मान 0 के बराबर हो जाता है तो वो व्युत्क्रमणीय नहीं है, उसका व्युत्क्रम संभव नहीं है, यानी कि वो अव्युत्क्रमणीय है, यानी कि मोड ए इज इक्वल टू 0। तो इस सारणिक को हमने 0 के इक्वल रखा। उसके बाद प्रसरण कर रहे हैं, छोटा क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को खुल के करेंगे। एक को इस तरह से छोड़ेंगे तो 4 एलिमेंट्स ये बचेंगे, माइनस का -2, कौन कौन से बच रहे हैं, एक x और -3, लास्ट है +3 इंटू 1 2x2 इज इक्वल टू 0। अव्युत्क्रमणीय की कंडीशन है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, -6 और -2, तिरछा गुणा से +2 इंटू -3 -x -3 और -x +3 इंटू 2 -2x इक्वल टू 0। यहाँ से -8 और -6 और -2x +6 और ये क्या हो जाएगा, -6x इक्वल टू 0। 6 से ये 6 कट जाएगा, यानी कि -8 और -8x इक्वल टू 0। यहाँ से -8x इज इक्वल टू +8, इधर भेजेंगे इसको, यहाँ से x इज इक्वल टू 8/8, यानी कि क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, यानी कि x इज इक्वल टू -1 के लिए ये वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमको दिए गए हैं। इसका पहला आप लोगों को करना है, प्रश्न क्या है कि क्रेमर नियम द्वारा रैखिक समीकरण निकायों को हल कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं यहाँ पर कि क्रेमर नियम से इस समीकरण निकाय को हल करना है, इसका मतलब x y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर a क्या है, ये a हमारा यहाँ पर अचर है। तो क्रेमर नियम से हल कर रहे हैं, तो यहाँ से हम डेल्टा का मान ज्ञात करेंगे। डेल्टा का मान क्या हो जाएगा,
x का गुणांक लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद y का गुणांक लिखेंगे। यहाँ पर दूसरे स्तंभ से a कॉमन भी ले सकते हैं या फिर सीधा तिरछा गुणा करेंगे। ये क्या आएगा 3a तिरछा गुणा से, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2a इक्वल टू a। जब डेल्टा हमारा 0 नहीं आ रहा है तो हम आगे कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, संगत है डेल्टा 1। नेक्स्ट होता है क्रेमर नियम में डेल्टा 1। डेल्टा 1 के लिए हमको क्या करना है, y के गुणांक लिखेंगे, उसके बाद अचर पदों को लिखेंगे, लेकिन बाहर हमको क्या लगाना है, माइनस लगाना है। क्या हो जाएगा यहां से इक्वल टू माइनस का 2a तिरछा गुणा से 2a माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस का माइनस 2a में से 4a घटाएंगे तो यहाँ से डेल्टा 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस का 2a। नेक्स्ट है डेल्टा 2। डेल्टा 2 के लिए हमको ये वाला और ये वाला लेना है, यानी कि x का गुणांक और अचर पदों को लेना है। तो क्या आएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 2। अब क्रेमर नियम से x इज इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा और y इज इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा। यहां से डेल्टा 1 क्या है हमारा 2a और डेल्टा क्या है a है, तो आंसर क्या आएगा, यहां से x का मान कितना आएगा 2 आएगा। और डेल्टा 2 क्या है हमारा -2 और डेल्टा क्या है a है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2 अपॉन a। ये हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे, x y के मान होंगे, दी गई समीकरण निकाय का हल होगा। अगला है चौथा का तीसरा क्वेश्चन। समीकरण निकाय दी गई है, बड़ा क्वेश्चन है, 3 क्रम का है और क्रेमर नियम द्वारा यानी कि सारणिक सिद्धांत से हमको इस समीकरण निकाय को हल करना है। उसके लिए सबसे पहला काम होता है डेल्टा का मान निकालना। डेल्टा के लिए हमारा सारणिक क्या हो जाएगा, x y और z के गुणांक को लिखेंगे। x का गुणांक है 1 2 और 3 तीनों इक्वेशंस में, यहाँ पर 2 4 2 और क्या है 3 1 और 9। उसके बाद आता है डेल्टा 1। डेल्टा 1 के लिए क्या काम होता है, डेल्टा 1 के लिए अब की बार इसको x को हम छोड़ देंगे, तीनों लेने हैं। y का गुणांक सबसे पहले 2 4 2, उसके बाद 3 1 और 9 और उसके बाद है लास्ट कांस्टेंट है 6 7 और 14। नेक्स्ट आता है डेल्टा 2। डेल्टा 2 के लिए हमको याद रखना होगा, बाहर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब की बार सबसे पहले z का लेंगे, z का क्या है 3 1 और 9, उसके बाद अक्षरों को लेंगे 6 7 और 14 और लास्ट जो है x का गुणांक लेना इधर से अब 1 2 और 3। अगला है डेल्टा 3। डेल्टा 3 के लिए हमको क्या करना होगा, डेल्टा 3 के लिए x का गुणांक लेना है सबसे पहले 1 2 और 3, उसके बाद लेना है y का गुणांक 2 4 और 2, उसके बाद क्या लेना है अचर पद लेना है। z का गुणांक नहीं लेना है, z का लेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा 3 के लिए हमको ये लेना है। इस सारे के सारे हम सारणी का हल करेंगे। एक ये क्या हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा -2, उसके बाद -2 इंटू 18 और -3, उसके बाद +3 इंटू 4 और -12। हल करेंगे, क्या आना चाहिए यहाँ से 34, ये कितना बचेगा 18 में से 3 घटाने पर 15 बच जाएगा। 15 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -30 आएगा। ये कितना बचेगा 8 बचेगा, -8। -8 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा -24 हो जाएगा। 34
34 में से 30 घटाएंगे सबसे पहले, 34 में से 30 घटाए तो 4 बचेगा, 4 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का 20 यहाँ पर रह जाएगा। डेल्टा का जो मान है -20 है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है 2 इंटू 14 -63, उसके बाद -3 इंटू ये हो जाएगा 56 -14, लास्ट है 6 इंटू क्या बचेगा, यहाँ से 4 एलिमेंट्स रह जाएंगे, 36 -2। सोल्व करेंगे, 2 इंटू 64 में से क्या घटाना है, 63 घटाना है। सबसे पहले 14 में से 63 घटाना है, सबसे पहले 13 घटा कर देखते हैं तो क्या रह जाएगा, 50 रह जाएगा, और एक और घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -49। नेक्स्ट आएगा -3 इंटू 56 में से हम क्या घटा रहे हैं, 14 घटा रहे हैं तो क्या रह जाएगा, 42 रह जाएगा। नेक्स्ट है 6 इंटू क्या हो जाएगा, 34। हल करेंगे, 49 का हम गुणा कर रहे हैं किससे, 2 से, 49 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 50 का 2 से करते हैं तो 100 आता है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 98। नेक्स्ट है 42 का 3 से गुणा करेंगे, सबसे पहले 40 का 3 से गुणा करके देखिए क्या आएगा, 120 आता है। 120 में अब 6 और जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 126 प्लस, उसके बाद नेक्स्ट है 34 का 6 से मल्टीप्लाई करना है, 34 का 6 से करेंगे, पहले 35 का 6 से करके देख लो, 35 का 6 से क्या आता है, 210। 35 का 2 से करेंगे तो 70, 70 का 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 210। 210 में से क्या घटा देंगे, 6 घटा देंगे, 6 घटाने पर क्या आ जाएगा, 204 आ जाएगा। इन सब का टोटल करना है, ये 126 में 98 जोड़ना है, तो 124 में 100 जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 224 प्लस 204, यहाँ से कितना बचेगा, 204 घटाने पर 224 में माइनस का 20 बचेगा। ये क्या है, डेल्टा 1 का मान है। उसके बाद आता है नेक्स्ट डेल्टा 2 के लिए, माइनस का चिन्ह सबसे पहले बाहर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 इंटू 7 का 3 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा, और 14 का 2 से गुणा करेंगे तो 28 आएगा। नेक्स्ट है -6 इंटू 3 और -18, उसके बाद है +1 इंटू 14 माइनस कितना हो जाएगा, 63। हल कर रहा हूँ, ब्रैकेट बंद करेंगे, इक्वल टू -3 इंटू, ये हल करेंगे, 21 में से 28 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -7 बचेगा, -7 का 3 से गुणा करेंगे, -21 आ जाएगा। यहाँ से ये कितना बचेगा, 15 बचेगा माइनस का, -15 का -6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा, प्लस का 90। उसके बाद 14 में से क्या घटाना है हमको, 63 घटाना है तो क्या बचेगा, 49 माइनस का 49, यानी कि माइनस बाहर लगा हुआ है पहले से ऑलरेडी। इधर क्या है, 90 माइनस 49 में क्या जोड़ना है, 21 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। हल करने पर ये आएगा, माइनस का 20 ही आएगा। डेल्टा 2 भी -20 आता है। डेल्टा 3 के लिए 1 इंटू 14 का 4 से गुणा करेंगे 56 आएगा, -14। उसके बाद नेक्स्ट है -2 इंटू 28 -21। उसके बाद नेक्स्ट है +6 इंटू 4 -12। हल करेंगे, 14 में से क्या घटाना, 56 घटाना, क्या बचेगा, 42। और इधर 28 में से 21
घटाएंगे 7, 7 का 2 से गुणा करेंगे 14 आ जाएगा। ये घटाएंगे कितना, -8 आ जाएगा, -8 का 6 से क्या आएगा, -48 हो जाएगा, 42 माइनस ये हो जाएगा 62, टोटल कितना आता है -20 ही आएगा डेल्टा 3 की वैल्यू। अब क्रेमर नियम से x इज इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा और z इज इक्वल टू डेल्टा 3 बाई डेल्टा। तो यहाँ से मान रख रहा हूँ -20 बाई -20, सबका मान -20 आता है, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 सबका मान -1 आएगा। तो यहाँ से दी गई समीकरण निकाय का जो आंसर आएगा, हल होगा, वो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1 आएगा। अगला है 5वां क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा है हमसे ये पूछा है कि दी गई समीकरण निकाय या सिद्ध कीजिए कि दी गई समीकरण निकाय असंगत है। 2 क्वेश्चन है 5वें में, पहला क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, दूसरा आप लोगों को करना है। तो संगत असंगत के लिए हमको या तो इसका आगे सिद्धांत से मोड ए, इसका मोड ए जो है ax इक्वल टू बी के रूप में मोड ए 0 सिद्ध कर दो, या फिर इसमें डेल्टा हमको 0 सिद्ध करना है। तो क्रेमर नियम से ही कर लेते हैं, क्योंकि डेल्टा इज इक्वल टू 2, 4, -1 और -2। यहाँ पर 10वीं का जो मेथड है वो अलग हम देखेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, अर्थात a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर आ जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे 2/4 a1/a2 बराबर -1/-2, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अर्थात क्या होता है, यहाँ से जो समीकरण निकाय है उसका हल विद्यमान नहीं है, असंगत समीकरण है ये। इसको हल करेंगे, -4 और +4, तिरछा गुणा से क्या आएगा, 0 आएगा। सिद्ध करवा रहा है, इसके लिए हमको डेल्टा 1 का मान भी निकालना पड़ेगा। डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, -1, -2, 5 और 7। हल करेंगे -7 और +10, -3 आएगा। डेल्टा 2 भी निकालना पड़ेगा, इसके लिए क्या है, 2, 4, 5 और 7, यानी कि 14 -20 -6। लास्ट में क्या लिखना है कि चूंकि डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा 1 डज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा 2 डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए समीकरण निकाय या दी गई समीकरण निकाय क्या है, असंगत है, असंगत है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन में क्या है कि हमको एक इक्वेशन दी गई है, एक मैट्रिक्स में हमको इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि इस मैट्रिक्स में जो ये वाला मैट्रिक्स है ए, ये ज्ञात कीजिए। 2 क्रम का मैट्रिक्स ए ज्ञात कीजिए। हमारा जो आगे वाला मैट्रिक्स वाला जो मेथड है वो क्या था, मैट्रिक्स में ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए कि सबसे पहले हम ए इज इक्वल टू कुछ मान लेते हैं ABCD, इस तरह से। ये हमारा मैट्रिक्स का मेथड है। यहाँ पर ए का मान रख देंगे ABCD, फिर उसके बाद दोनों मैट्रिक्सों का पंक्ति स्तंभों के हिसाब से हम गुणा करेंगे, फिर बाद में लास्ट में तुलना करके ABCD का मान हम ज्ञात कर लेंगे। ये ABCD का मान ज्ञात करने के बाद यहाँ पर रख देंगे, मान के चलो ABCD का मान 1, 2, 3, 4 आता है। तो हमारा मैट्रिक्स ए जो हमसे पूछा था उसका मान हो जाएगा A इज इक्वल टू 1, 2, 3 और 4। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि क्वेश्चन में ये क्या है, इधर की साइड जो है इन दोनों मैट्रिक्सों का, ए मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का जो गुणा है वो किसके बराबर है, 6i के बराबर है। 6i, ये 6i मैट्रिक्स है, इसके बराबर है। तो क्वेश्चन इसी हिसाब से सेट है कि ये हमारी इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन है। हम कर सकते हैं उस वाले मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ और एलिमेंट्स होता, इस जगह 1 होता, तो हमको ये उसी मेथड से करना होता, आव्यूह सिद्धांत से ही ये क्वेश्चन होता। किस तरह से कि A इज इक्वल टू हम कोई नया मैट्रिक्स 2 क्रम का मान लेंगे जैसे ABCD, उसी हिसाब से करते, तीसरी जो हमारी तीसरी प्रश्नावली है उस हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज नए हिसाब से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। किस तरह से देखेंगे
कि जो ये वाला हमारा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमको ज्ञात करना है, और ये वाला जो मैट्रिक्स है हम इसको एक नया मैट्रिक्स मान रहे हैं जिसका नाम हम दे रहे हैं बी। मैट्रिक्स बी दे दो, सी दे दो, कुछ भी दे दो, इसको हम बी मैट्रिक्स मान रहे हैं। ये वाला बी मैट्रिक्स हो गया। तब हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, देखेंगे समीकरण क्या हो जाएगी, ए। समीकरण हो जाएगी हमारी ए इंटू बी। ए इंटू ये वाला मैट्रिक्स हमने कुछ देख लिया, बी मान लिया। ए इंटू बी इज इक्वल टू, ये क्या है 6006, यानी कि ए इंटू बी इज इक्वल टू 6 हम कॉमन लेंगे, और मैट्रिक्स में प्रत्येक अवयव से कॉमन आता है 1001 बचेगा, और यहाँ से जो हमारी इक्वेशन दी गई है वो क्या है, ए बी इज इक्वल टू 6i। ए बी इज इक्वल टू 6i। अब करना क्या है, हमको मैट्रिक्स ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए ज्ञात करना है तो हमको यहाँ से ये बी हटाना होगा। तो बी इनवर्स से क्या करेंगे, बी इनवर्स से दोनों पक्षों का गुणा करने पर, बी इनवर्स से मैं गुणा कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ए बी। इधर की साइड बी इनवर्स से गुणा कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इधर की साइड बी इनवर्स से गुणा कर रहा हूं तो ये हो जाएगा। दोनों पक्षों में मैंने बी इनवर्स से गुणा कर दिया। इसमें हम ब्रैकेट डाल देंगे तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ए आई। बी का बी इनवर्स से गुणा करते तो क्या आता है, आई आता है, फॉर्मूला होता है। और ये 6 बी इनवर्स, यहाँ से आई हटा सकते हैं, आई का कहीं भी गुणा करो वही संख्या आती है। तो फॉर्मूला क्या लगाया हमने, बी बी इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। तो यहाँ से इस आई को भी हटा देंगे, क्योंकि ए का आई के साथ गुणा करते तो वापस ए मैट्रिक्स ही आता है। ए इज इक्वल टू 6 बी इनवर्स, ये हमारी इक्वेशन आई है। यहाँ से हमको मैट्रिक्स ए ज्ञात करना है। मैट्रिक्स ए हमको ज्ञात करना है, उसके लिए हमको बी इनवर्स की जरूरत पड़ रही है। बी इनवर्स यानी कि इस वाले मैट्रिक्स का हमको प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए चूंकि मोड बी, सबसे पहला काम है मोड बी, 1 - 2 1 4, यानी कि तिरछा गुणा से 4 + 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, सहखंड। लाइन पूरी लिखनी है कि अवयव बी के सभी अवयवों के प्रत्येक अवयव के सहखंड। F11 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4। F12 का मान कितना हो जाएगा, -1। F21 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, +2। और F22 जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। फिर से देखेंगे, F11 4, F12 का जो मान है इसके सामने वाला क्या है, 1 है, लेकिन वो किसका हो जाएगा, -1 सहखंड के लिए। और F21 का मान -2 का +2 हो जाएगा। F22 का मान क्या हो जाएगा, सामने वाला 1। नेक्स्ट है सहखंडज अवयव, किसका, बी का। सहखंडज अवयव, सहखंडज अवयव यानी कि बी एडजवेंट ऑफ बी, एडजवेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, 4 - 1 2 1 का ट्रांसपोज। यहाँ से 4 - 1 और 2 1। उसके बाद क्या है, प्रतिलोम अवयव, किसका लिखना होगा, बी का अवयव, बी का प्रतिलोम अवयव, यानी कि बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod b डॉट एडजॉइंट ऑफ बी। इस फॉर्मूले से मान रख रहा हूँ 1/6 इंटू एडजॉइंट बी का मान हो जाएगा हमारा 4 2 - 1 और प्लस का 1। जब हमने बी इनवर्स ज्ञात कर ही लिया तो क्या करेंगे, मान रखेंगे। किस में रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में। ये वाली इक्वेशन हमने फाइंड की थी। अतः a इज इक्वल टू 6 इंटू, ध्यान देंगे, a इज इक्वल टू 6 इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू 6 इंटू बी इनवर्स का मान रख रहा हूँ। बी इनवर्स का मान क्या है, 1/6 बी का प्रतिलोम जो हमने ज्ञात किया उसका मान हम रख रहे हैं यहाँ पर। 6 से ये 6 कट जाएगा। जो हमारा मैट्रिक्स ए है वो ये वाला मैट्रिक्स है, ये हमको ज्ञात करना था। तो ध्यान दीजिए, अगर हम
इस इक्वेशन में, दी गई इक्वेशन में एक ही जगह पर ये वाला मैट्रिक्स रख दें, 4 2 माइनस 1 1, इस जगह पर इस तरह से 4 2 1 माइनस 1 और 1 ये रख दें और इनका गुणा अगर करें तो गुणा अगर करते हैं तो क्या आएगा 6 0 0 6, ये वाला मैट्रिक्स हमको मिलेगा। तो हमारा जो अवयव ए है, मैट्रिक्स ए है, वो हमारा ये आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक मैट्रिक्स दिया गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले कर लिया है। एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, उसके बाद हमको प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यानी कि ये वाला समीकरण क्या है, 0 के इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले या तो ए स्क्वायर ज्ञात कर लो, तो ए स्क्वायर हम ज्ञात कर रहे हैं, ए स्क्वायर की हमको आवश्यकता है, तो ए स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं किस फॉर्मूले से, ए डॉट ए से, यानी कि इसी मैट्रिक्स के साथ हम क्या कर देंगे, डॉट कर देंगे। तो दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यहां से पहली पंक्ति पहले स्तंभ वाले रूल से ये हो जाएगा प्लस का 64 और ये प्लस का 10। नेक्स्ट पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ये हो जाएगा माइनस का 40 और ये प्लस का 20। दूसरी पंक्ति पे आएंगे, दूसरी पंक्ति में क्या हो जाएगा, पहला स्तंभ से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, माइनस का 16 और प्लस का 8। नेक्स्ट 10 प्लस 16, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 74 माइनस 20 माइनस 8 2 6। उसके बाद जो हमको प्रूफ करना है उसका लेफ्ट साइड ले रहा हूं। लेफ्ट साइड क्या है, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i मान रखेंगे। ए स्क्वायर का मान हमने क्या ज्ञात किया है, उसको हम रखेंगे प्लस 4 इंटू मैट्रिक्स ए, 4 इंटू मैट्रिक्स ए क्या है, ये वाला, माइनस 42 इंटू मैट्रिक्स आई क्या है 1001, यूनिट मैट्रिक्स यानी कि इकाई मैट्रिक्स। इन तीनों मैट्रिक्सों का टोटल करना है, क्या आएगा, प्लस 4 का अंदर गुणा करेंगे, मैट्रिक्स के अंदर 4 का अंदर गुणा कर रहे हैं, प्रत्येक अवयव से होगा, माइनस का 32 20 8 और 16 माइनस 42 0 0 42। उसके बाद ये क्या है, LHS 74 माइनस 42 माइनस 32 माइनस 42। उसके बाद है माइनस का 20 प्लस 20 माइनस 0। नेक्स्ट क्या है, माइनस 8 प्लस 8 माइनस 0 और लास्ट क्या है 26 प्लस 16 माइनस 42। यहाँ से ये 74 है और ये भी कितने हो जाएंगे, 74 हो जाएंगे, यानी क्या बचेगा 0, 20 से 20 कटेगा 0, इधर 8 से 8 कटेगा 0 बचेगा। यहाँ इनका सबका टोटल किया जाएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 आएगा, जो क्या है 0 मैट्रिक्स है और जो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट पार्ट क्या है, प्रूफ करने के बाद हमसे एक चीज पूछा है कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ए इनवर्स हम अलग से ज्ञात नहीं करेंगे, उपसारणी के वगैरह से नहीं करेंगे, इसी समीकरण का हमको प्रयोग करना होगा। इस समीकरण का प्रयोग करके ए इनवर्स की गणना की जाएगी। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे। तो समीकरण क्या है, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। सबसे पहला काम क्या होगा, यहां से 42i को उधर ट्रांसफर करेंगे, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 4a
ये हो जाएगा। उसके बाद दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा करने पर, ए इनवर्स से गुणा करने पर, ए इनवर्स से गुणा कर रहा हूं 42 आई ए इनवर्स। नेक्स्ट क्या है, ए स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं ए डॉट ए स्क्वायर क्या लिखेंगे ए डॉट ए, और ए इनवर्स से गुणा कर दिया। मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं प्लस 4a और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो यहां से 42 ए इनवर्स, आई को हटा देंगे, ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा। यहां से a इंटू आई, ये क्या होता है, आगे फॉर्मूला लिख देंगे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, प्लस 4i, ये भी क्या होता है आई होता है। नेक्स्ट 42 ए इनवर्स इक्वल टू ए का आई के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा दो मैट्रिक्सों के लिए, तो ए ही आता है, प्लस 4i। यहां से 42 ए इनवर्स इज इक्वल टू ए का मान रखेंगे, मैट्रिक्स ए क्या है -8 5 और 2 4 प्लस 4 इंटू 1001, आई मैट्रिक्स का मान रखा है। इन सब का टोटल करेंगे -8 5 2 4 प्लस 4 0 0 4, ये क्या है 42 ए इनवर्स चल रहा है। यहां से 42 ए इनवर्स इक्वल टू -8 प्लस 4, -8 प्लस 4 यानी कि -4, 5 प्लस 0 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, दो मैट्रिक्सों का योग हो रहा है 2, और नेक्स्ट है 4 प्लस 4 यानी कि 8, और यहाँ से हमारा जो प्रतिलोम आएगा ए इनवर्स जो आएगा वो क्या आएगा 1/42 इंटू ये वाला मैट्रिक्स, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि उसका प्रतिलोम, जो मैट्रिक्स हमको दिया गया है उसका प्रतिलोम 1/19 इंटू ए, ये हमको प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमको ए इनवर्स की गणना करनी होगी। ए इनवर्स की गणना करने के लिए सबसे पहले ए का सारणिक मान यानी कि मोड ए ज्ञात करना होगा। मोड ए कितना आएगा, यहाँ से -4 और -15 यानी कि -19 हो जाएगा। डज नॉट इक्वल टू 0 या ए इनवर्स विद्यमान है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ए इनवर्स की गणना करनी है, जो हमारा क्या होगा LHS होगा। तो उसके लिए सबसे पहले उपसारणिक ज्ञात करते हैं। मैं डायरेक्ट सेकंड ज्ञात कर रहा हूं, आव्यूह ए के सभी अवयवों के सहखंड F11 क्या हो जाएगा F11, A11 के सामने वाला एलिमेंट -2 है तो -2 का -2 ही रहेगा। F12 यानी कि A12 कौन सा एलिमेंट है 3 है, इसके सामने वाला जो होगा 5 है। 5 क्या है, इसका उपसारणिक है, M12 का मान है, लेकिन -5 करने से ये क्या हो जाएगा, उसका सहखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है F21, F21 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यानी कि -3, और F22 इसके सामने वाला देख लो 2 का 2 ही रहेगा, चूंकि 2 और 2 4 क्या है इवन है। नेक्स्ट क्या काम है हमारा, सहखंडों का आव्यूह, सहखंडों का आव्यूह को F इज इक्वल टू लिख सकते हैं, जो हमारे सहखंड प्राप्त हुए हैं उनका आव्यूह क्या हो जाएगा -2, फॉर्मूला लिख सकते हैं F11 F12 F21 और F22। तो इस तरह से ये हमारे सहखंडों का आव्यूह हो जाएगा।
उसके बाद सहखंडज अवयव की गणना करेंगे। सहखंडज अवयव ए का यानी कि एडजेंट ऑफ ए, जिसका फॉर्मूला होता है सहखंडों के अवयव का ट्रांसपोज यानी कि एफ का ट्रांसपोज। ये हमारा सहखंडज अवयव है, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद ये जो मिलेगा ये प्राप्त होगा वो एडजेंट ए प्राप्त होगा। उसके बाद हम ए का प्रतिलोम अवयव यानी कि ए इनवर्स की गणना करेंगे। ए इनवर्स की गणना के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें हम मान रखेंगे। लास्ट में क्या देख रहे हैं कि 1/19 हमको बाहर रखना है, प्रूफ करने के हिसाब से 1/19 बाहर रखना है, यानी कि माइनस को हमको अंदर गुणा कर देना है। माइनस का जब हम अंदर गुणा करेंगे तो ये 3 तो क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। जो मैट्रिक्स हमारा बचेगा वो क्या बचेगा, 1/19, और ये वाला जो मैट्रिक्स होगा वो ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा। यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 9, एक मैट्रिक्स दिया गया है और बुक में क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स, या प्रदर्शित कीजिए कि ए इनवर्स डज नॉट इक्वल टू I3, यानी कि डज नॉट इक्वल टू I3 हमने लिखा है, लेकिन बुक में क्या है, इक्वल टू I3 है। तो करना क्या है, सबसे पहले ए इनवर्स की गणना के लिए हमने मोड ए ज्ञात किया। पहली पंक्ति के अनुदिश 1, 3 और 3 को इस तरह से छोड़ने के बाद यहाँ पर मोड ए की जो गणना की उसका मान 1 आया है। ए इनवर्स का अस्तित्व है। उसके बाद प्रत्येक अवयव के, मैट्रिक्स जो ए है उसके प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात कर लिए। सहखंड के बाद हमने सहखंडज अवयव की गणना की है, जो हमारा इस तरह से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हमको प्रतिलोम अवयव यानी कि व्युत्क्रम इनवर्स अवयव हमको ज्ञात करना है। ए इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है। इस ए इनवर्स के फॉर्मूले से हमने मान रखा मोड ए का एडजमेंट ऑफ ए का, जो किसके बराबर नहीं आ रहा है, I3 के बराबर नहीं आ रहा है। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ है कि ए इनवर्स डज नॉट इक्वल टू I3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं वो आप लोगों को खुद हल करना है। तो हम 11वां का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी जो छोड़े हुए क्वेश्चन हैं वो पहले कई बार कर चुके, तो आप लोगों को करना है। दी गई समीकरण निकाय, इस समीकरण निकाय को अवयव सिद्धांत यानी कि मैट्रिक्स मेथड से हल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने समीकरण को सही तरीके से लिखा है। क्या लिखा है, एक्स वाई जेड, ये एज इट इज इक्वेशंस लिखी है, यानी कि 5 को इधर भेजा है, माइनस का 5 हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए एक्स का और वाई का पद तो है लेकिन जेड का पद नहीं है, तो उसको क्या लिखेंगे, 0.z लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, तीसरी जो इक्वेशन है उसमें एक्स नहीं है, एक्स वाला पद नहीं है, तो हम 0.x लिखकर इसको इस तरह से समीकरण बना देंगे, बाकी अक्षरों को सबको उधर भेज देंगे। क्योंकि अवयव सिद्धांत द्वारा इस समीकरण निकाय को हल करना है, तो उसके लिए हमको समीकरण निकाय को ax = b के रूप का मानना होगा, जहां पर a क्या है, मैट्रिक्स a। मैट्रिक्स a हो जाएगा x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक, यानी कि 1 - 1 0, 2 3 और माइनस का 2, यहाँ से 2 0, माइनस का 2 0 1। x क्या है हमारा, कैपिटल X, यहाँ पर देखेंगे x क्या है, x y z, जो हमारे चर है उनको स्तंभों में लिखना है। कई बार कर चुके ऐसे क्वेश्चन पहले। जो B मैट्रिक्स है, कैपिटल B, वो क्या है, कांस्टेंट वाले जो पद हैं उनको एक स्तंभ में लिख देंगे, -5 -4 और 4। उसके बाद हम मोड ए की गणना करी। मोड ए की गणना क्यों की है, क्योंकि ax = b का रूप है। तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x = a इनवर्स b। तो इसमें हमको मान रखना है, यानी कि ए इनवर्स की हमको जरूरत है। ए इनवर्स की गणना करने के लिए सबसे पहला काम होता है मोड ए का मान निकालना। क्योंकि अपन ने मोड ए का मान निकाला है जो इस तरह से 1 आया है, और 1 क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि मोड ए का मान 0 के इक्वल नहीं है, तो ए इनवर्स विद्यमान है। उसके बाद हमने प्रत्येक अवयव के, मैट्रिक्स जो ए है हमारा, उसके प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात किए हैं। हमने 9 अवयव है, 9 सहखंड ज्ञात कर लिए। सहखंड ज्ञात करने के बाद हमने सहखंडज अवयव इस फॉर्मूले से ट्रांसपोज करके हमने ये फॉर्मूला लिखा है, उसके द्वारा हमने एडजमेंट ए की गणना की। नेक्स्ट उसके बाद हमको ज्ञात क्या करना है, प्रतिलोम अवयव यानी कि ए इनवर्स। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है ये है, उसमें हमने मान रखा। नेक्स्ट इसके बाद एक स्टेप और लिखना है, ये मैट्रिक्स 1/1 को हटा देना है। उसके बाद फिर से वापस ax = b लिखेंगे, क्योंकि समीकरण निकाय को इसी रूप का माना है। तो ax = b से हमारा इक्वेशन आता है। इक्वेशन क्या है, x = a इनवर्स b।
इसमें हमने मान रखा है x का मान क्या है, एक्स वाई जेड, मैट्रिक्स x का मान क्या है, एक्स वाई जेड। उसके बाद ए इनवर्स का मान ये रख दिया यहाँ से, x का मान x इज इक्वल टू ए इनवर्स और b, तीनों मान रख दिए। इन दोनों मैट्रिक्सों को हमने मल्टीप्लाई किया है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहला अवयव क्या आएगा, एक आएगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है ही नहीं, उसके बाद दूसरी पंक्ति पा जाते हैं, उसके बाद तीसरी पाते हैं। यहाँ से हम तुलना करेंगे एक्स वाई जेडो की, मैट्रिक्सों की तुलना करेंगे, तो यहाँ से मैट्रिक्स से आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू -1, जेड इज इक्वल टू 2 आंसर आएगा, जो हमारे दी गई समीकरण निकाय को, तीनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने हल किया है, सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। पहला क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं कि एक त्रिभुज है ABC, जिसके तीनों के तीनों शीर्ष हमको दिए गए हैं, जिनके निर्देशांक हमको दिए गए हैं। उन तीनों त्रिभुजों से निर्मित जो क्षेत्रफल है ABC का क्षेत्रफल, वो हमको ज्ञात करना है, और यहाँ पर हमको सारणिक विधि से ज्ञात करना होगा। कि चूंकि हम जानते हैं कि शीर्षों x1 y1 x2 y2 x3 y3 इनसे निर्मित जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, फॉर्मूला 1/2, उसके बाद ये वाला सारणिक जो आप लोग जानते हैं। उसके बाद त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले में हम इन बिंदुओं को, इन शीर्षों को रख देंगे, -3 5 3 -6 और 7 2 और 1 1 और 1। यहां से इस सारणिक का हमने 1/2 बाहर रखकर प्रसरण किया है, प्रसरण कर रहे हैं -3, उसके बाद ये 4 एलिमेंट ये वाले शेष रह जाएंगे। तो -5, नेक्स्ट क्या है -5, और कौन कौन से एलिमेंट रह जाएंगे, ये वाला ये वाला ये और ये। उसके बाद +1 इंटू ये 4 रह जाएंगे ये वाले। इनका तिरछा गुणा से हल किया है। हल करने के बाद एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इज इक्वल टू कितना आएगा, 46 वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इसमें कि 3 बिंदु A, B और C जिनके हमको निर्देशांक दिए गए हैं, और साथ में ये भी दिया गया है कि तीनों बिंदु A, B व C संरेख हैं, यानी कि एक ही रेखा पर स्थित है। इस टाइम इन तीनों बिंदुओं से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, यानी कि तीनों को तीनों संरेख है, अर्थात त्रिभुज ABC का, इनसे निर्मित त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है, कोई एरिया विद्यमान नहीं है, यानी कि क्षेत्रफल क्या है, 0 है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला लिखा है, उस फॉर्मूले में हमने मान रखेंगे। पहला बिंदु है 2 - 3, दूसरा है लैम्डा -2 और तीसरा है 0.5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस 1/2 को यहाँ से हटाकर 0 में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद क्या है, प्रसरण करने पर किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, R1 के रेस्पेक्ट में, यानी कि 2। छोटा क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से हल करना। जो सारणिक बचेगा उसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, माइनस का -3, कौन सा सारणिक बचेगा यहाँ पर, लैम्डा 1 और 0.1। उसके बाद है +1, कौन सा सारणिक है, लैम्डा -2 और 0.5 इज इक्वल टू 0 चल रहा है। यहाँ से 2 क्रम का सारणिक को हल कर रहा हूँ, -2 और -5, +3 इंटू लैम्डा -0, तिरछा गुणा करेंगे लैम्डा और -0, +1 इंटू 5 लैम्डा -0। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जाएगा -7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -14 आएगा, +3 लैम्डा और प्लस का 5 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से 8 लैम्डा इक्वल टू 14 हो जाएगा, और लैम्डा का जो मान आएगा 14/8 आएगा। इसको हम 2 से काट भी सकते हैं, ये 7 बार कटेगा, ये 4 बार, तो लैम्डा का मान कितना आएगा, 7/4। तो लैम्डा के मान 7/4 के लिए ये तीनों को तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। यही हमसे पूछा था कि 3 बिंदु संरेख है, लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अगला है
क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान देंगे इस वाले प्रश्न पे, ध्यान देंगे। ये प्रश्न हमने कुछ देर पहले किया था, छठा क्वेश्चन, जिसमें भी कुछ ऐसा ही था कि जो इक्वल टू में दिया गया था बराबर में, वो क्या था 6006 यानी कि 6i दिया गया था। ये प्रश्न हम मैट्रिक्स में भी पढ़ चुके। मैट्रिक्स में क्या करते, अगर ये क्वेश्चन इस तरह का होता, अगर इक्वल टू में i 2i 3i 6i 7i ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करते, ये वाला मैट्रिक्स, उसके बाद ए मैट्रिक्स हम मानते। तीन मैट्रिक्स आपस में गुणा में है, हमसे क्या पूछा है कि मैट्रिक्स ए ज्ञात कीजिए। तो ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज लिखेंगे, इसमें हम ए बी सी डी 4 एलिमेंट ए बराबर मान लेंगे। जो ए वाला मैट्रिक्स है इसको ये वाला मान लेंगे। उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स। करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों से एक नया मैट्रिक्स आएगा। इस तरह से ये वाला मैट्रिक्स और इन दोनों का गुणा क्या आएगा, एक नया मैट्रिक्स आएगा। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, लास्ट में एक मैट्रिक्स बचेगा इधर की साइड। तीनों मैट्रिक्स जब गुणा हो जाएंगे तो एक मैट्रिक्स बचेगा, इधर भी एक मैट्रिक्स है। हम तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद हमको कुछ इक्वेशंस मिलेंगी, उनसे ABCD का मान ज्ञात करके इसमें रख देंगे, जो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और अब ये सवाल हमको जो करना है वो किस मेथड से करना है, वो ध्यान दीजिए। यहां पर 1001 है, अगर ये नहीं होता, i नहीं होता, तो उसी मेथड से हम क्वेश्चन को हल करते। अब आगे देखिए, छठे क्वेश्चन में भी हमने कुछ इसी तरह से किया था कि इस वाले मैट्रिक्स को कोई नया नाम दे दो और इस वाले को कुछ अलग दे दो। ए हमारा यहाँ पर पहले से नाम दिया गया है, तो हम पहले वाले मैट्रिक्स को बी नाम दे रहे हैं, जो क्या है 1 2 2 और 3। ये वाला मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स मान लिया। और ये वाला मैट्रिक्स कौन सा, 4 7 3 5, ये क्या है, सी मैट्रिक्स मान लिया। इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। छठा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से किया था। ये कब करना है, जब बराबर में i हो या 2i हो या 3i हो। अगर i 2i नहीं है तो हम मैट्रिक्स सिद्धांत यानी कि तीसरी प्रश्नावली के तरीके से ही इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये क्या माना है हमने, बी माना है, तो बी। अगला है मैट्रिक्स ए, उसके बाद अगला है मैट्रिक्स, ये क्या माना है, सी, और ये क्या है, मैट्रिक्स आई है। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। ज्ञात क्या करना है हमको, मैट्रिक्स ए ज्ञात करना है। मैट्रिक्स ए ज्ञात करना है तो इसके पास में से बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को हटाना होगा। बी और सी मैट्रिक्स किस प्रकार से हटेंगे, एक एक करके हटाएंगे। बी इनवर्स से गुणा करने पर, लाइन पूरी लिखेंगे, दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा करने पर। तो गुणा कर रहा हूं बी इनवर्स से, तो बी इनवर्स बी ए सी, इधर की साइड बी इनवर्स लगा दिया और इधर की साइड भी हम बी इनवर्स लगा देंगे। दोनों पक्षों को बी इनवर्स से गुणा कर दिया। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करना है, बी इनवर्स का बी से गुणा करते हैं तो क्या आता है, आई आता है। आई ए सी इक्वल टू बी इनवर्स। बी इनवर्स का आई से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बी इनवर्स ही आएगा। यहां से ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स। अब हमने बी को तो इसके पास में से हटा दिया और सी और हटाना है, क्योंकि हमको क्या, मैट्रिक्स ए ज्ञात करना है। अब सी को हटाने के लिए सी इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में सी इनवर्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए सी इधर की साइड बच रहा है, डॉट सी इनवर्स, इधर सी इनवर्स से गुणा हो गया, इधर की साइड सी इनवर्स से गुणा कर रहा हूं, बी इनवर्स सी इनवर्स, दोनों पक्षों में सी इनवर्स से गुणा करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ए आई। किसी मैट्रिक्स का उसके प्रतिलोम मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो तत्समक मैट्रिक्स प्राप्त होता है, यानी कि आई प्राप्त होता है।
बी इनवर्स डॉट सी इनवर्स, यानी कि ए क्या आएगा हमारा बी इनवर्स सी इनवर्स। अगला काम क्या है, मैट्रिक्स ए ज्ञात करना है। उसके लिए हमको बी इनवर्स यानी कि बी के प्रतिलोम की आवश्यकता होगी और सी के प्रतिलोम की आवश्यकता होगी, यानी कि इस वाले मैट्रिक्स का और इस वाले मैट्रिक्स का हमको क्या करना है, प्रतिलोम ज्ञात करना है। प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए दोनों का मूड ज्ञात करेंगे, उसके बाद सहखंड वगैरह और उसके बाद एडजॉइंट ए, फिर जाके बी इनवर्स सी इनवर्स की हमको गणना करनी पड़ेगी। तो हमारे बी इनवर्स सी इनवर्स किस तरह से है, तो हमारा बी का प्रतिलोम यानी कि बी इनवर्स ये आता है और सी का प्रतिलोम यानी कि सी इनवर्स जो आएगा हमारा ये आएगा। दोनों को हमने प्रतिलोम ज्ञात कर लिया है। उसके बाद वापस इस इक्वेशन पर आते हैं कि चूंकि A इज इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स, यहाँ पर मैं B का इनवर्स यानी कि प्रतिलोम का मान रख रहा हूँ -3 2 2 -1 और C का जो प्रतिलोम है वो क्या है -5 7 और 3 -4। नेक्स्ट A इज इक्वल टू दोनों मैट्रिक्सों का गुणा करेंगे, ये क्या आएगा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो 15 आएगा और +6। उसके बाद दूसरी पंक्ति के साथ करेंगे तो -21 और -8। नेक्स्ट है -10 और -3। लास्ट पंक्ति है, लास्ट ही स्तंभ है, क्या हो जाएगा 14 +4। जो हमारा मैट्रिक्स ए आएगा वो क्या आएगा 21 -29 -13 और 18। यही हमको ज्ञात करना था, मैट्रिक्स ए की गणना करनी थी। मैट्रिक्स ए ज्ञात करो ताकि उस इक्वेशन में रखने से वो इक्वेशन संतुष्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में क्या है कि ए एक मैट्रिक्स दिया गया है, ये वाला मैट्रिक्स, तब हमको ए इनवर्स की गणना करनी है। ए इनवर्स की गणना करने के बाद जो हमको इक्वेशन सिस्टम दिया गया है, समीकरण निकाय, इसको हल करना है। अर्थात ए का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने मोड ए ज्ञात किया। मोड ए कितना आया, यहाँ से -11 आता है। उसके बाद हमने प्रत्येक अवयव के सहखंड कुछ इस तरह से ज्ञात कर लिए। सहखंड ज्ञात करने के बाद आप सहखंडों का एक अवयव लिखेंगे कैपिटल F, यानी कि सहखंडों को एक मैट्रिक्स में इस तरह से रख देंगे। रखने के बाद इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज जैसे ही होगा वो क्या मिलेगा, हमको सहखंडज अवयव यानी कि एडजॉइंट ए प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स की गणना इस फॉर्मूले के द्वारा करेंगे। इस माइनस का अंदर गुणा करने के बाद ए इनवर्स जो हमारा आंसर है, हमसे पूछा था कि इसका प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ये पहला आंसर आएगा। अब ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके, पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिनमें साथ साथ एक समीकरण निकाय को भी हल करने के लिए कहा गया है। तो हमारी समीकरण निकाय ये है, इसको ध्यान से देखेंगे, ये वाली हमारी समीकरण निकाय है। अब इस समीकरण निकाय को हम ax = b के रूप का नहीं मानकर cx = b के रूप का मानेंगे। चूंकि a हमारा पहले काम आ चुका, प्रश्न में a पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए हम ax = b ना लिखकर cx = b मान लेते हैं। जहां c देखेंगे, c क्या है, c है 1 1 2, उसके बाद 1 2 -1 और लास्ट है 1 -3 +3। ये हमारा पहला मैट्रिक्स ही हो जाएगा। x क्या है हमारा XYZ, 3 अज्ञात है यहाँ पर, कौन कौन से हैं, XYZ है। उसके बाद जो है b कॉन्स्टेंट्स हैं 0 9 -14। अब ध्यान दीजिए, ये जो c माना है हमने, c ये किसके इक्वल है, ये हमारा ए मैट्रिक्स नहीं है जिसका हमने प्रतिलोम ज्ञात पहले कर लिया। हम इसको ए नहीं मान सकते, इस वाले को ए नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, ध्यान से देखेंगे। पहले क्वेश्चन में हमने मान लिया था
क्यों माना था? ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। ध्यान से देखेंगे, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, ये ऑलरेडी ये पहले से दिया गया है, इसको चेंज नहीं करना है। हम इस रूप का मानते हैं तो ये हमारा ये हो जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स, और ये दोनों इक्वल है नहीं। ध्यान से देखेंगे, एक एक एक, लेकिन यहाँ पर एक एक दो है। क्या फर्क है दोनों के अंदर? तो हमको ये सबसे पहले तो हम सी मानेंगे इसे। अब ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। अगर मैं ए का ट्रांसपोज कर दूं, ध्यान से देखेंगे, इस प्रश्न का मैं ट्रांसपोज कर देता हूं, यानी कि C इज इक्वल टू, अब मैं ए का ट्रांसपोज कर रहा हूं, ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा? ए ट्रांसपोज हमारा जो आएगा वो आएगा एक एक और एक। इसको स्तंभ में लिखिए, इस वाली पंक्ति को स्तंभ में लिखिए। ट्रांसपोज कर रहा हूं प्रश्न का ए का, तो क्या आएगा? एक एक एक। उसके बाद इस वाली पंक्ति, दूसरी वाली पंक्ति का ट्रांसपोज कीजिए, वो क्या आएगा? एक दो माइनस का तीन, एक दो माइनस तीन। पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर रहे हैं, यानी कि परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट है दो माइनस एक तीन, इस पंक्ति को देखेंगे स्तंभ में, दो माइनस एक तीन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है सी, ये किसका ट्रांसपोज है? ये वाला, ध्यान से देखेंगे, ये किसका ट्रांसपोज है? ए का ट्रांसपोज है। ये किसका ट्रांसपोज है? ए का। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, फिर से देखेंगे कि C इज इक्वल टू एक एक दो, ट्रांसपोज कर रहा हूं मैं, एक एक दो, ये लिख दिया। एक दो माइनस एक, इस पंक्ति को ये ऐसे लिख दिया, एक माइनस तीन तीन। ये सी के इक्वल नहीं है, अभी सी के इक्वल तो ये है। इक्वल करने के लिए ऊपर ट्रांसपोज लगाना होगा। अब चेक कर लीजिए वापस, फिर से इसका ट्रांसपोज करके देखो, वापस यही आ जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल सही चल रहा है। यहां से अब ये जो वाला मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, इस वाले को ध्यान से देखेंगे, ये वाला मैट्रिक्स उस वाले मैट्रिक्स के समान है, यानी कि ए का ट्रांसपोज है। कहने का मतलब ये है कि इस वाले जो रैखिक समीकरण में ये वाला मैट्रिक्स और प्रश्न का जो मैट्रिक्स है, ये दोनों आपस में समान नहीं है, एक दूसरे के क्या है? परिवर्त है। उसके बाद करना क्या है? हमारी इक्वेशन क्या आती है? C इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। जब तक हमको C इनवर्स की गणना नहीं हो जाती है, क्यों कर रहे हैं सारा काम? सी एक्स इज इक्वल टू बी को ध्यान से देखेंगे, यहां से x इज इक्वल टू क्या आएगा? x इज इक्वल टू आएगा C इनवर्स b। इस इक्वेशन से हमको x y z के मान ज्ञात होंगे। अब C इनवर्स की गणना अलग से मत करना, कभी वापिस C इनवर्स की गणना करने बैठ जाते हैं, मोड C निकालना है, सेकंड, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन इसी तरह से सेट है, हर प्रश्न में इक्वल दिया गया था मैट्रिक्स, लेकिन इस वाले में ट्रांसपोज करके दिया गया है। अब C इनवर्स हमारा जो मेन काम है वो C इनवर्स ज्ञात करने का है। C इनवर्स हम इसी की सहायता से ज्ञात करेंगे, ये जो हमने आंसर लेके आए लास्ट में, इसी की सहायता से हमको C इनवर्स ज्ञात करना होगा। जो हमारा मैट्रिक्स C है वो किसके बराबर है? ए ट्रांसपोज के बराबर है। अब हमको ज्ञात क्या करना है? C इनवर्स। तो दोनों पक्षों में हम इनवर्स लगा रहे हैं, इधर लगा दिया C का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स। दोनों साइड हमने प्रतिलोम कर दिया इस समीकरण का। यहां से जो हमारी इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? C इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगी? C इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये हमने प्रॉपर्टीज लिखी थी कि ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज। दोनों के दोनों इक्वेशन बराबर होती है। ये तो ट्रांसपोज ऊपर ले लिया और इनवर्स नीचे ले लिया, यानी कि ये वाली हमारी जो इक्वेशन है, इसको जरा गौर से देखिए, ये वाला। तो दोनों साइड हमने इनवर्स लिया है। इनवर्स लेने के बाद हमारा C इनवर्स इस तरह से मिलेगा, यानी कि C इनवर्स कहां से आएगा? C इनवर्स आएगा
ए इनवर्स का ट्रांसपोज करने से, यानी कि इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो मात्र, यानी कि इस वाले मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज जैसे ही हम इसका कर देंगे, हमारा ये वाला मैट्रिक्स सी का प्रतिलोम ज्ञात हो जाएगा। सी इनवर्स बराबर ए इनवर्स का ट्रांसपोज, यानी कि ए इनवर्स जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 1/11 और एलिमेंट्स लिखेंगे, और इस वाले मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज करना है। जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, हमारा जो सी है उसका प्रतिलोम ज्ञात हो जाएगा। -3 4 5 ट्रांसपोज हो रहा है, पंक्ति स्तंभ आपस में ट्रांसफर हो रहे हैं। 9 -1 -4 5 -3 और -1। इस तरह से हमारा सी इनवर्स ज्ञात हो गया। चूंकि शुरू से आते हैं हम, चूंकि समीकरण निकाय किस रूप का माना है हमने, Cx = B का माना है, या x = C इनवर्स B। यहां से x का मान रख रहा हूं मैं x, y और z। C इनवर्स का मान है 1/11 और ये मान रख देंगे, और b का मान क्या है, b का मान है 0, 9 और -14। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करना है, x, y, z = 1/11 और दोनों मैट्रिक्सों का गुणा करना है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ करेंगे, 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 81, और ये 14 × 5 करेंगे 70। नेक्स्ट क्या है, 0 -9 क्या हो जाएगा -9, और ये प्लस का 42, और लास्ट क्या है 0 और -36 और प्लस का 14। यहां से क्या इक्वेशन चल रही है, x, y, z = 1/11 और ये क्या हो जाएगा 11, ये कितना बचेगा 33, और ये कितना बचेगा -22। बराबर 11/11 1, 33/11 3 हो जाएगा, 22/11 -2 हो जाएगा। यहाँ से तुलना से x = 1, y = 3 और z = -2 आंसर होगा। तो इस वाले प्रश्न में हमको एक चीज ध्यान देनी होगी कि ये मैट्रिक्स हमारे ए मैट्रिक्स के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो मैच नहीं कर रहा है तो क्या करना है, इसका सी इनवर्स नहीं ज्ञात करना है। कभी लंबे वाले मेथड से सी इनवर्स ज्ञात करने बैठ जाओ, हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सी और ए दोनों को कंपेयर करना है। सी और ए मैट्रिक्स एक दूसरे के परिवर्त मैट्रिक्स है, या परिवर्त मैट्रिक्स है तो C = A का ट्रांसपोज, दोनों साइड इनवर्स लिया, इनवर्स लेने के बाद हमने ट्रांसपोज किया है ए इनवर्स का, और यहाँ से सी इनवर्स की हमारी गणना ये हो जाती है। वापिस से हमने पुराने मेथड से मान रखा है, मान रखने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा।